प्रदेश सरकार के मंत्री चेतन चौहान का गुरुग्राम स्थित वेदांता अस्पताल में हुआ निधन। स्वर्गीय चौहान कोरोना संक्रमण से थे पीड़ित। योगी सरकार के दूसरे मंत्री जिनकी मौत कोरोना से हुई, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने चेतन चौहान की मौत पर व्यक्त किया शोक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय कैडेट कोर को बड़े विस्तार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। इन क्षेत्रों के 173 जिलों से 1-1 लाख कैडेट जाएंगे एनसीसी में, 1/3 कैडेट होगी छात्राएं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने अटल जी पर जारी की वीडियो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में और प्रवेश परीक्षाओं में भीड़ एकत्रित न हो, प्रशासन ये सुनिश्चित करे, इसके लिए अधिक से अधिक जिलों में परीक्षा केंद्र किए जाएं स्थापित। नमस्कार, मैं हूं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान किडनी में संक्रमण बढ़ गया और उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में रेफर किया गया। यहीं पर इलाज के दौरान रविवार यानी आज उनकी मौत हो गई। चौहान 72 साल के थे। चेतन चौहान 11 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 72 वर्षीय चेतन चौहान का लखनऊ में लगभग महीने भर इलाज चला। इसी दौरान उनके किडनी में संक्रमण बढ़ गया। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें यहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। स्वर्गीय चौहान योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्री हैं, जिनका निधन कोरोना संक्रमण के कारण हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम में सलामी बल्लेबाज रह चुके चेतन चौहान अमरोहा जिले के नौगांवा विधानसभा सीट से 2017 में विधायक चुने गए थे। क्रिकेट से संन्यास लेकर वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। चौहान योगी सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी, नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री थे। स्वर्गीय चौहान के सम्मान में शोक व्यक्त करने के लिए मंत्रिमंडल का शाम 7 बजे आकस्मिक बैठक बुलाई गई है। चेतन चौहान का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर चेतन चौहान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वे जितने लोकप्रिय खिलाड़ी थे, उतना ही लोकप्रिय जननेता भी थे। 2 बार लोकसभा का चुनाव जीतना, 2017 में नौगांवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुनाव जीतना और एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद जनता के बीच में जाकर के जनसेवा के साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने खेल को प्रोत्साहित करने के लिए भी और समाज जीवन के अलग अलग फील्ड में जाकर के अच्छे कार्य किए थे, वह सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के एक बड़े विस्तार योजना के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नए प्रस्ताव के मुताबिक देश में 173 तटीय और सीमावर्ती जिलों से कुल 1 लाख कैडेट एनसीसी के लिए जाएंगे। इनमें से 1/3 लड़कियां होंगी। तटीय और सीमावर्ती जिलों के 1000 से भी अधिक स्कूल और कॉलेजों की पहचान की गई है, जहां एनसीसी की शुरुआत की जाएगी। विस्तार योजना के रूप में सीमा और तटीय क्षेत्रों में कैडेटों को एनसीसी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल 83 एनसीसी इकाइयों को उन्नत किया जाएगा। उन्नत किए जाने वाले एनसीसी इकाइयों में सेना के 53, नौसेना के 20 और वायुसेना की 10 इकाइयां शामिल हैं। सेना सीमा क्षेत्रों में स्थित एनसीसी इकाइयों को प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगी। नौसेना तटीय क्षेत्रों में एनसीसी इकाइयों को सहायता प्रदान करेगी और इसी प्रकार वायुसेना स्टेशनों के करीब स्थित एनसीसी इकाइयों को सहायता प्रदान करेगी। यह न केवल सीमा और तटीय क्षेत्रों के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासित जीवन प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करेगा। एनसीसी के विस्तार की योजना राज्यों के साथ साझेदारी में लागू की जाएगी। एनसीसी के विस्तार से जुड़ी इस योजना के प्रस्ताव की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी। बॉर्डर इलाके हैं, हमारे जो कोस्टल इलाके हैं, वहां के
करीब 173 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी न किसी देश की सीमा या समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में एनसीसी का विस्तार उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए किया जाएगा। बॉर्डर एरिया के कैडेट्स को हम करीब करीब 1 लाख नए एनसीसी के कैडेट तैयार करेंगे और उसमें 1/3 हमारी बेटियां हो, ये भी प्रयास रहेगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग देश के विकास यात्रा में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। स्वावलंबन ईस्ट समिट 2020 में उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में 30% और निर्यात में 48% का योगदान एमएसएमई सेक्टर का है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि एमएसएमई सेक्टर के इस योगदान को बढ़ाकर जीडीपी में 50% तक और निर्यात में 60% तक किया जा सके। हम समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भारत बना सकते हैं और जैसे हमने कहा है कि हम सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता को मुक्त करेंगे, तो सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ये दोनों भी आवश्यक है। एमएसएमई के पंजीकरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अपंजीकृत उद्यमों को एमएसएमई का लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्योग के तहत खुद को पंजीकृत कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय छोटे व्यापारियों को शामिल करने की प्रक्रिया में है। हमारे देश के ग्रोथ में हमारे एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें से 30% इनकम जो है वो एमएसएमई से आता है। हमारा 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है और अभी तक हमने 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। और अब मेरा विश्वास है और मेरा विचार है कि हम इसी मर्यादा को बढ़ाकर आने वाले 5 साल में हम कम से कम ये जो 30% एमएसएमई की ग्रोथ है इसको हम 50% तक लेके जाएं। जो 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है वो 60% करें और जो 11 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं उसमें से 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करें। और आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। लंबी बीमारी से जूझने के बाद साल 2018 में अटल जी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली थी। वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषणों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वाजपेयी जी ने खुद की विचारधारा और कर्मठता से भारतीय राजनीति के शिखर को छुआ। चाहे प्रधानमंत्री रहे हों या नेता प्रतिपक्ष, बेशक देश की बात हो या क्रांतिकारियों की या फिर उनकी अपनी कविताओं की, उनकी दूरदृष्टि बातें और निर्भीक टिप्पणी स्मृतियों में आज भी ताजा हैं। स्वर्गीय वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के मौके पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। माननीय राष्ट्रपति जी, पूरी दुनिया को आध्यात्म का संदेश देने वाले विश्व गुरु भारत के लोकतंत्र के सजग प्रहरी, अनमोल रतन, संवेदनशील कवि, श्रेष्ठ पत्रकार, प्रखर वक्ता, सर्वप्रिय श्रद्धेय अटल जी, खुशहाल भारत बनाने की शपथ लेकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचकर उन्हें नमन किया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर एक चित्र का अनावरण किया। इस चित्र को चित्रकार वासुदेव कामत ने बनाया है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि अटल जी सन 1971 के युद्ध में तत्कालीन सरकार के समर्थन में दृढ़ता के साथ खड़े रहे। उनके इसी राष्ट्र निष्ठा के कारण 1994 में तत्कालीन सरकार ने अटल जी को कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी थी। 1971 के युद्ध में वे तत्कालीन सरकार के समर्थन में दृढ़ता के साथ खड़े रहे। उनकी इसी राष्ट्र निष्ठा के कारण सन 1994 में तत्कालीन सरकार ने अपने प्रखर विरोधी अटल जी को कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी, जो उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से निभाई। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि अटल जी पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध पर जोर देते रहे। देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए परमाणु परीक्षण का निर्णय लेने की उनमें दूरदर्शिता थी। अपनी सहज मुस्कान और मृदुल स्वभाव के साथ साथ वे न दैन्यम न पलायनम का संदेश भी देते थे। वे सभी नेताओं, विशेषकर पड़ोसियों, वे सभी देशों, विशेषकर पड़ोसियों के साथ मधुर संबंधों पर जोर देते रहे। वे कहा करते थे कि मित्र बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसके साथ साथ देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाते हुए परमाणु परीक्षण का निर्णय लेने की दूरदर्शिता भी उनमें थी। एक तरफ उन्होंने शांति और मित्रता के लिए बस से लाहौर तक की यात्रा की, तो दूसरी तरफ उन्होंने पोखरण से कारगिल तक भारत की सामरिक शक्ति का ठोस परिचय भी दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा, हम सब के प्यारे अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। भारत उनकी उत्कृष्ट सेवा और राष्ट्र की प्रगति के प्रयासों को हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी दो चार वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का एक अवसर है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें ट्वीट के जरिए याद करते हुए कहा कि महान व्यक्तित्व, प्रखर राजनीतिज्ञ, राष्ट्र नीति के पुरोधा, कुशल प्रशासक, हम सब के प्रेरणा स्रोत, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन।
भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर आज लखनऊ के लोक भवन में स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं में यह सुनिश्चित हो कि कहीं भीड़ एकत्र ना हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक जनपदों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएं। इन केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद लखनऊ व कानपुर नगर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कोविड के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं। होम आइसोलेशन के मरीजों से सीएम हेल्पलाइन लगातार संवाद बनाए रखे ताकि उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। प्रदेश में प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का सभी जगह पालन हो, कहीं भी भीड़ भाड़ न लगने पाए। कक्षा केंद्र में अंदर घुसते वक्त या बाहर निकलते वक्त हमारी जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हो गई है। 17 जनपदों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी और सभी जगह ये सुचारू रूप से संपादित हो गई है। परीक्षा केंद्रों पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग का जो भी प्रोटोकॉल है उसको लागू किया जाए और साथ साथ सावधानी बरती जाए, और यदि कहीं कोई कठिनाई है तो स्थानीय मजिस्ट्रेट और पुलिस उसको अवश्य हल करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड से ज़्यादा टेस्ट कराने का भी निर्देश दिया है। आज भी रिकॉर्ड 90,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश हो गया है, और जो स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार जो मानक है WHO का, उस मानक के अनुरूप जो है अब टेस्टिंग की व्यवस्था प्रदेश में हो रही है। होम आइसोलेशन के मरीजों के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने सीएम हेल्पलाइन से उनसे संवाद बनाने और प्रभावी मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है। आज उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग घर पर हैं उनको डॉक्टर से उचित परामर्श भी दिया जाए। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में विगत 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,454 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव संक्रमण मामलों की कुल संख्या 51,537 है। अब तक 1,432 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2,449 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में 90,914 सैंपल की जांच की गई। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,454 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 51,537 है। जो व्यक्ति संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या आज 1 लाख क्रॉस कर गई है। अब तक 1,04,32 लोगों को उपचारित करके डिस्चार्ज किया जा चुका है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2,449 लोगों की मृत्यु हुई है। जो मृत्यु का प्रतिशत है कुल संक्रमित लोगों की संख्या के सापेक्ष, वो अब घटकर के 1.58% हो गया है। और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनका प्रतिशत अब बढ़ रहा है लगातार, और अब ये 65.03% हो गया है। कल प्रदेश में 90,914 सैंपल्स की जांच की गई, और अब तक प्रदेश में कुल 37,86,633 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है।
दरअसल कोरोना संक्रमण के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की बदौलत कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। देश में एक दिन में 53,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 18,62,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। लोगों के स्वस्थ होने की दर 71.91% हो गई है। मृत्यु दर भी लगातार घट रही है। इस वक्त कोविड मृत्यु दर 1.93% है। जांच क्षमता बढ़ने को लेकर भी भारत लगातार वृद्धि कर रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 7,46,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। और 20 अगस्त से इस बार विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है। प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से सत्र के दौरान विशेष सावधानियां बरती जाएंगी। उन्होंने बताया कि कार्यवाही के दौरान कोविड-19 की प्रोटोकॉल के तहत बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही कोरोना संक्रमण से सावधानी बरतने के लिए सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए विधायी कार्य संपन्न कराए जाएंगे। संक्रमण से हम अपने सभी सदस्यों को सुरक्षित रखें, इसके लिए विधानसभा के अंदर बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, जो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का नारा है कि मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, इसका पालन करते हुए वहाँ पर माननीय सदस्यगण के बैठने की व्यवस्था की गई है। और हम सभी को विश्वास है कि हम अपना एक उत्तर प्रदेश पूरे देश को ये संदेश देने जा रहा है कि हम इस अवधि में भी, इस संक्रमण के दौर में भी हम अपने विधायी कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से संपादित कर सकेंगे। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बनाए गए 1,127 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा को लेकर आयोग द्वारा पूरी तैयारी की गई थी। इस परीक्षा को रोकने को लेकर कोरोना संक्रमण की और साप्ताहिक बंदी का हवाला देकर कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। परीक्षा समय पर होने का रास्ता साफ हो जाने के बाद प्रयागराज के 112 केंद्रों पर लगभग 48,960 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी की खंड शिक्षा अधिकारी 2019 के तहत 309 पदों के लिए 5,28,768 आवेदन हुए हैं। कोविड-19 सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। संक्रमण का फैलाव ना हो, इसके लिए जिन स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसके आसपास अभ्यर्थियों के परिजनों को रुकने की अनुमति नहीं थी। लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने में कठिनाई ना हो, इसके लिए कोरोना संक्रमण व साप्ताहिक बंदी की वजह से परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद तक अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। सर इस जो वायरस के दौरान सर परीक्षा एग्जाम जो है ठीक ठाक हुआ सर, और जो हम लोग संतुष्ट हैं, और इसलिए बहुत धन्यवाद सरकार का जो है कराया। कोरोना के चलते अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई थी, सस्पेंस था। पेपर वैसे मतलब क्वेश्चन जो थे बहुत अच्छे थे, व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी थी। सर बीईओ का पेपर था, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर का प्री पेपर था, और इस कोरोना के बीच में सबसे पहला पेपर रहा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। पेपर बहुत मॉडरेट था, अच्छा आया हुआ था सर, और इन दिनों घर पे रहकर अच्छी पढ़ाई करने का नतीजा आज इस कोरोना के लॉकडाउन में लगा कि पेपर अच्छा गया सर। पेपर देखने से ऐसा लग रहा है कि पेपर जो है मार्च के ही जो तैयारी थी मार्च तक ही करंट पूछा गया है। इसमें केवल 10-20 सवाल ही ऐसे हैं जिससे उलझाव था, और बाकी नॉर्मल था, परंपरागत पेपर थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी पूरा निजाम ठीक है, सेटिस्फाई है लड़के। आप जानते हैं देश भर के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो पूरे देश सहित मुरादाबाद मंडल के किसानों के लिए बहुत अधिक लाभकारी और राहत देने वाली सिद्ध हो रही है। योजना के तहत अकेले मुरादाबाद मंडल में ही 11,50,855 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे किसान बहुत अधिक खुश हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना शुरू की है। योजना के जरिए मिलने वाली 2,000 की किस्त से वो समय से अपने खेतों की सभी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, जिससे उनकी खेती बहुत अच्छी हो रही है, जिसके लिए सरकार का शुक्रिया। वहीं कृषि विभाग के संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर आर.एस. राम का कहना है कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का लाभ सभी पात्र किसानों को दिलाया जा रहा है।
जी समस्या आती है, इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। हमारे पास अगर पैसे नहीं होते हैं तो हम इन पैसों को निकाल कर अपना खाद बीज ले आते हैं और हमारी खेती बहुत अच्छी हो रही है। दिल से धन्यवाद दिया जाएगा इसमें प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने किसानों के लिए संविदा चलाई है। ये जो मोदी जी ने स्कीम चलाई है बहुत अच्छी है। हमारे खाते में पैसा समय से आ रहा है और इस बार भी 2000 रुपये 9 तारीख को आ गए हैं और हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने किसान भाइयों के लिए बहुत किया है, बहुत अच्छा किया है। हमारी कृषि कार्य जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत राहत है, 2000 रुपये मिले हैं रात के, साल में 3 बार मिला है 2000 रुपये, तो मतलब बहुत राहत है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत उनका अभिनंदन करते हैं हम। बहुत जो मतलब अच्छा खाता हिसाब किसानों के लिए कर रखा है। समय से पैसे आते हैं। ये हम अपनी खेती पालते हैं तो उसके लिए हमें फ़ायदेमंद है। अगर मान लो हमारे 2000 रुपये भी आ रहे हैं तो हमारा खेती के लिए जैसे सिंचाई की व्यवस्था है या खाद की है तो उसे कर लेंगे। मान लो मील पेमेंट नहीं देता है तो अपने उससे अपना खर्चा चल जाता है थोड़ा सा। ये ठीक है अपनी जगह, मोदी जी ने सही स्कीम चलाई है। लगभग मार्च तक जो है 16,03,516 किसानों का जो है पंजीकरण कराया जा चुका है और रजिस्ट्रेशन हो गया है। लगभग 11,50,855 किसानों को जो है नियमित जो है किस्त मिल रही है। बुंदेलखंड के अति पिछड़े जनपद ललितपुर में प्रधानमंत्री की बैम्बू मिशन योजना का लाभ समूह की महिलाओं को मिलने लगा है। वन विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे बांसों से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को उनके गांव में ही कच्चा माल मिलने से कोरोना की इस महामारी में रोजगार का अवसर उपलब्ध हो रहा है। बांस उत्पादों को बनाने में कच्चे माल में बांस की उपलब्धता आसानी से होने के कारण समूह की महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा आर्थिक सहायता देकर उनके रोजगार को प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। वहीं वन विभाग द्वारा इस साल बैम्बू मिशन योजना के द्वारा 2 लाख से अधिक बांस के पौधे विभिन्न नर्सरियों के माध्यम से तैयार कराकर किसानों की मेड़ों पर रोपित कराने का जो अभियान चलाया गया है, इससे समूह की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही कच्चा माल के रूप में बांस आसानी से उपलब्ध होने लगा है। यहाँ पर 10 महिलाएं हैं एक समूह में। ये सभी लोग अपने बांस का धंधा करते हैं। समय समय पर सभी को सहायता मिलती है। हम इस समूह को 1,10,000 रुपया भी मिला, जिससे सभी लोगों ने अपना ये बांस वगैरह कच्चा सामान खरीदते हैं जो यहीं पर उपलब्ध हो जाता है या मतलब बाहर से भी मिल जाता है। और ये लोग अपने बांस डलिया वगैरह से डलिया बनाते हैं, पंखा बनाते हैं, सुपा भी बनाते हैं। इस प्रकार से अपना रोजगार करते हैं। मुझे अच्छा करा है, काम धंधे से लगाया। मैं बांस डलिया का काम करती हूँ और मेरी जैसे महामारी चली है सर, उसमें मेरा काम चालू रहा है। यहीं पर बगल से गांव से बांस खरीद लेते हैं सर, उसी से मेरा जैसे बना लेते हैं, अपना धंधा शुरू किया है सर। थोड़ी फायदा हुई है, जैसे जी अभी रक्षाबंधन के त्योहार पे भी कुछ बांस जैसे डलिया है बेचना है और जी गुट्टा वगैरह है भी बेच दिए हैं सर। जी हमारे गांव में ही उपलब्ध हो जाता है बांस। इसका खर्चा मतलब हमारे परिवार वाले या मतलब जितने जी। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार के मंत्री चेतन चौहान का गुरुग्राम स्थित वेदांता अस्पताल में हुआ निधन। स्वर्गीय चौहान कोरोना संक्रमण से पीड़ित। योगी सरकार के दूसरे मंत्री जिनकी मौत कोरोना से हुई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने चेतन चौहान की मौत पर व्यक्त किया शोक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय कैडेट कोर को बड़े विस्तार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। इन क्षेत्रों के 173 जिलों से 1 लाख कैडेट जाएंगे। एनसीसी में 1/3 कैडेट होंगी छात्राएं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने अटल जी पर जारी किया वीडियो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। कहा प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में भीड़ एकत्रित न हो, प्रशासन ये सुनिश्चित करे, इसके लिए अधिक से अधिक जिलों में परीक्षा केंद्र किए जाएं स्थापित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।